हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएफसी और आरईसी कंपनी के बारे में। इसकी 3 मई को एक आरबीआई का सर्कुलर आया था और उसी के बाद ये स्टॉक ने करेक्ट होना शुरू किया और 2 दिन काफ़ी डाउन आया और उसके बाद जब इसके मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया, ठीक है? उसके बाद ये वापस से आज अप हुआ, ठीक है? तो उसमें मेरा क्या स्टैंड है और वो न्यूज़ क्या थी और मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एज़ अ डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मैंने ये न्यूज़ आने से पहले इन दोनों में स्टॉक में से एक स्टॉक में भी पोज़ीशन बनाई थी। तो उसमें मैंने क्यों बनाई थी, क्या मेरा टारगेट है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। एज़ अ डिस्क्लेमर बता देता हूँ, बट इसमें मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इसमें क्या नज़र आता है और मेरा क्या व्यू है, ठीक है? चलिए चलते हैं उस पहले से उस न्यूज़ पर सीधे। ये वो न्यूज़ थी। ऑन May 3rd द आरबीआई रिलीज ए ड्राफ्ट प्रोड्यूसर फ्रेमवर्क फॉर द lender involved in project finance. This framework suggests increased standard asset provisioning to 1 to 5% of loan from the current 0.4% gradually for project loan that are not yet overdue but are stressed. According to the draft rule, during the construction phase of a project, lender are required to set aside a provision of 5% of the loan amount. The provision reduced to 2.5% once the project become operational and further decreased to 1% once the project then generate a sufficient cash flow to meet its obligation. तो बेसिकली आरबीआई ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट इनका शेयर किया था और ये बोला था कि भाई क्या कहते हैं, जो लेंडर है, जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं ऐसी कंपनियां, उनको एक सजेशन उनसे मांगा भी था, सजेस्ट भी किया था कि भाई एक काम कर सकते हैं, जो हमारा जो प्रोविजन है ना, जिसको आप अभी 0.4 दिखाते हो, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनका हमें जो एनपीए है लोन अमाउंट का वो 5% तक दिखाना है। 5% कैसे दिखाना है? जो मतलब अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको आप 2.5 दिखाओ, जब वो 5% दिखाओ, और जब वो क्या कहते हैं ऑपरेशन हो जाए तो उसको 2.5%, जब उससे कैश फ्लो जनरेट आने लगे तो वो 1% उसका एनपीए दिखाओ। फिर जैसे जैसे फर्दर फर्दर जैसे रिकवरी होती रहेगी, वो एनपीए धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये कहा था, ये सजेशन क्या था, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट एक फ्रेमवर्क है जो लैंडर कंपनी उनके साथ शेयर किया गया और उनसे उनके सजेशन मांगे गए, ठीक है? स्टॉक उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट मंडे को खुली, धड़ाधड़ स्टॉक क्या कहते हैं गिरे, साथ में पीएसयू बैंक भी गिरे। उसके बाद आरईसी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्लैरिफाई किया। The management clarification conveyed that the draft guideline by the RBI are not expected to adversarially affect the company. RBI की जो गाइडलाइन वो है, वो कहते हैं कंपनी को इफेक्ट नहीं करेंगी। और उन्होंने क्या बोला था? हाँ, further elaborating, the management clarified that the majority of REC loans benefit from state government guarantee, rendering the RBI guideline inapplicable to loans backed by government assurance. तो जो इनके मैक्सिमम ज़्यादा लोन होते हैं ना, वो क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के बाद ही दिए जाते हैं, ठीक है? तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट पीछे जिम्मेदार होती है, ठीक है? इन्होंने ये भी बताया, ठीक है? और recently REC reported a commendable result, 33% surge its consolidated net profit for the fourth quarter ended March 31। जो भी REC ने रिजल्ट पोस्ट किए ना, वो 33% नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आई है। उसी के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट भी दिखाया था ऊपर की तरफ, ठीक है? और ईयरली ग्रोथ भी आई है। और नेट अगर कहते हैं जो उनका 4000 बढ़कर आया है, लास्ट प्रीवियस ईयर में इनका 3000 था, तो ईयरली ग्रोथ भी है और क्या कहते हैं ईयरली क्वार्टरली ग्रोथ भी है, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट और था जो अच्छा पॉइंट था। हाँ, highlight RAC emission aspiration, the management disclosed intention to double its asset under management to 125 billion by 2020, potential achieving this milestone even sooner by 2029। तो इससे पहले ये वाला इंटेंशन मैनेजमेंट ने नहीं बताया था, मगर ये जब आया तो इन्वेस्टर को एक बताने के लिए भी, जो हमारा एम साइज है ना, हमें उसको डबल करना है 125 बिलियन तक बाय 2030 तक, बट हम उसको उससे पहले ही अचीव कर लेंगे बाय 2029 तक। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि मैनेजमेंट अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है और उन्होंने बोला है कि भाई क्या कहते हैं कोई दिक्कत है नहीं। और एक पॉइंट और था कि आरबीआई एम्फेसिस ऑन प्रोविजनिंग फॉर प्रोजेक्ट लोन अंडर कंस्ट्रक्शन। आरईसी एमडी आउटलाइन द फेस इम्पैक्ट ऑन द कंपनी टायर 1 कैपिटल ओवर 3 year timeline। एडिशन ही emphasize एक कैपिटल और सिंगल प्रोजेक्ट एक्सपोजर ensuring it does not exceed their 50,000 करोड़। तो बेसिकली ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो आरबीआई का ड्राफ्ट है, वो उन्होंने बोला कि जो ये एप्लीकेबल होगा केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा, जो ऑलरेडी ऑपरेशन है उन पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये इसका जो टाइमलाइन है 5% करने की, वो एकदम नहीं कर रहे हैं। वन एक उनको 3 साल का समय मिला है
उसको धीरे-धीरे करना है, ठीक है? तो जब ये ऑब्वियसली जो पुराने जो प्रोजेक्ट है उन पे कोई दिक्कत आएगी नहीं और जो नए प्रोजेक्ट होंगे उस पे आएगा और उस पे जब ये वाला अगर गाइडलाइन आ भी जाएगी ना, ठीक है? उसके बाद देखा जाएगा ना वो जो मैनेजमेंट है उनको पता लग जाएगा, उसके बाद उसी हिसाब से काम करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? अब एक बार रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे आए थे आरईसी के। वैसे हमने देखा ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल जो स्टॉक पी है 9.95 का है और इंडस्ट्री पे 24% का मार्केट कैपिटल 1040 1 लाख 40,684 करोड़ की है, कन बाई 534 का बुक वैल्यू 263 की है और जो 52 वीक था 127 का हाई इन्होंने अभी बनाया था 567 का। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है और 10 रुपए का फेस वैल्यू है, ठीक है? और अभी डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया था, शायद 5 रुपए का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया था। अगर आप देखोगे क्वार्टरली तो क्वार्टरली उन्होंने हाईएस्ट एवर रिजल्ट पोस्ट किया है, ठीक है? और ईयरली भी उन्होंने हाईएस्ट एवरली रिजल्ट पोस्ट किया। आप देखो तो 18 से लगातार ही हाईएस्ट ही पोस्ट करे। 18 के बाद सॉरी 19 से 19 में हाईएस्ट, ठीक है? ये कोविड वाला साल था तो फ्लैट ही कम हुआ, फिर 21 में फिर हाईएस्ट, फिर 22 में फिर हाईएस्ट, फिर 23 में, 24 में तो हाईएस्ट एवर पोस्ट का। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। 63,000 का इनका रिजर्व है, 2063 कैपिटल है। बोरिंग हमें बताया कि ये फाइनेंस कंपनी है, पैसा देंगे तभी फाइनेंस कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट है 5352 का है, फिक्स एसेट 632 का है और सीडब्ल्यूआईपी में इनका जो 24 है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं तो 52.63% है और इसका जो प्रमोटर कर प्रमोटर कौन है? पीएफसी ही इसकी प्रमोटर है मेन, ठीक है? इसलिए जो भी इम्पैक्ट इसमें आता है ना वो पीएफसी में आता है। एफआईआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआई के पास अच्छी खासी, जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास 11.96 की होल्डिंग है। तो मुझे फंडामेंटली कोई दिक्कत नजर नहीं आती। हाँ, लाइफ टाइम जरूर ट्रेड कर रहा है तो इसलिए बस वही रिस्क नजर आता है। एक बार हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो ये लाइफ टाइम ट्रेड कर रहा है, ठीक है? हाई पे, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए इसमें कोई पोजीशन बनाने का मतलब मतलब टेक्निकल बेस पे कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है? अब एक बार देख लेते हैं पीएफसी कंपनी। पेप्सी की मार्केट कैपिटल है 1,45,415 करोड़। बट आप ये देखो कि जो मार्केट कैपिटल है उसमें आरईसी में इनकी जो होल्डिंग है वो 52% है, तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ की तो जो इनकी मार्केट कैपिटल है वो उसमें भी उनका हिस्सा आरईसी में, ठीक है? स्टॉक पे कितने का? 7.73 और जो इंडस्ट्री पी है 24.4% है, ठीक है? करंट प्राइस कितना है? 441। बुक वैल्यू कितनी है? 283, ठीक है? और जो 50 लो था 127 और जो हाई था 486। देखो लास्ट एक साल में ना इसने 3x से ज्यादा की ग्रोथ ले ली है। इसीलिए जब एक बार ये न्यूज आई तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया होगा ऑब्वियसली, जिन लोगों को भी ऐसा डर लगा होगा, ठीक है? और कंपनी डिविडेंड ये भी दी, फेस वैल्यू 10 इसका भी है, ठीक है? इस कंपनी के रिजल्ट अभी इन्होंने पोस्ट नहीं किए। अगर आप दिसंबर से कंपैरिजन करो तो जो रेवेन्यू था इनका 19,639 करोड़ का था, जो बढ़कर 30,572 करोड़ का हो गया। जो नेट प्रॉफिट था 5,241 करोड़ से बढ़कर 6,294 का हो गया। तो अगर आप देखो क्वार्टरली भी इनका भी क्वार्टरली हाईएस्ट है और इनका ईयरली भी इनका हाईएस्ट ही है। तो इसमें रियली अगर आप 10 साल का डेटा देखोगे तो 10 साल में ये क्या कहते हैं, इनका 8x प्रॉफिट से ज्यादा हो गया। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में भी इनका रिजर्व इनके पास 9,993 और जो इक्विटी कैपिटल है 3,300 करोड़ और जो इन्वेस्टमेंट है 6,927 और फिक्स एसेट है 781। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो गवर्नमेंट इनकी वो है प्रमोटर है, एफआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और डीआई के पास भी और नॉर्मल पब्लिक के पास 8.58% है। तो जनरली दोनों ही कंपनी में जो मतलब होल्डिंग है ना वो मेजोरिटी बड़े लोगों के पास है, छोटे लोग नॉर्मल रिटेल के पास ओवर अगर दोनों का मिला के देखा जाए तो टोटल 10% ही हम कहेंगे एवरेज अगर निकालें तो, ठीक है? और उसमें भी हो सकता है कि इसमें भी काफी सारे बड़े प्लेयर हों, क्योंकि 1% की से ज्यादा की हिस्सेदारी होगी तभी यहाँ पे नजर आएगी, अथवा नहीं नजर आएगी, ठीक है? अब उसमें मेरा क्या स्टैंड है? देखो मैं इन दोनों कंपनियों में से एक कंपनी में मैंने इसकी पोजीशन बनाई थी, वो है पावर और फाइनेंस कंपनी। वो क्यों बनाई थी? क्योंकि इसकी हिस्सेदारी आरईसी में 52% की है, ठीक है? तो अगर आरईसी में जो भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, वो इसमें भी नजर आएगा, ठीक है? जब आरईसी देखो जब रिजल्ट आए थे आरईसी ऊपर गया था तो हम अगर सेम तरह से पीएफसी ने भी काम किया था। देखो सेम तरह से पीएफसी ऊपर गया, जब करेक्शन हुआ तो जब आरईसी करेक्ट हुआ तो ये भी करेक्ट हुआ, ठीक है? एक तो साथ में इसको आरएससी का फायदा मिलता है और जो इसके खुद के प्रोजेक्ट हैं और खुद के जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से इसको अपना भी फायदा मिलता है। तो मुझे इस कंपनी में दोनों कंपनी का बेनिफिट मिला तो मैंने इसको उस बेस पे लिया। दूसरा जब लेने का क्या था, ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई पर है
मतलब एक हाइपर है, कोई पैटर्न इतना खास बना हुआ नहीं है, तो लेने का रीज़न तो होता नहीं। मैंने इसको लिया था एक पीई बेस पर कि इंडस्ट्री पे 24% है और अभी जो इनका पी है वो 8 है, तो मैं मानता हूँ कि 16 तक जाना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ से जो मैंने जब लिया था 400 का था और 800 का ये मैं जो मेरा टारगेट है वो 800 का है कि ये 100% की ग्रोथ मुझे इसमें नज़र आती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेस्ड ऑन बिज़नेस, ठीक है? बट अ, ये मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग है कि मैंने इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है मेरा, ऑफिशियल टेक्निकल चार्ट नहीं है। कई तरह के स्टॉक ऐसे मिलते हैं हमें कि जहाँ पे टेक्निकल चार्ट नहीं बना होता, बट वो एक्चुअली ओवर काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यू पे नज़र आते हैं, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ज़्यादा मैटर करता है, मगर टेक्निकल भी कुछ खराब नहीं होना चाहिए, टेक्निकल अच्छा है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको लिया था, एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। अगर ये स्टॉक गिरता है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब गिरेगा तो क्या कहते हैं, अगर इस तरह के इवेंट और आएँगे तो मगर फंडामेंटल बिगड़े ही नहीं ना, तो उस केस में क्या होगा, एक क्या कहते हैं, जो हमारा गेन है, टारगेट तो सेम ही है ना, 800 का टारगेट सेम ही रहेगा, मगर गेन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अगर उस टाइम पे जिस तरह के तब जैसे इवेंट आया था, बट उस टाइम पे बस मैंने इसको एवरेज नहीं किया क्योंकि फंड भी नहीं था। अगर दोबारा कुछ इस तरह के इवेंट आते हैं, डाउन जाता है, तो मैं ऑब्वियसली इसको एवरेज करूँगा और जैसे रिजल्ट आते हैं, हो सकता है टारगेट पे अगर जैसे रिजल्ट आएँगे ना, तो पी में चेंजेस आएँगे और पी में चेंजेस आएँगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट भी जो टारगेट है वो भी थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ठीक है? बट रिस्क मुझे किसी तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है? जिस तरह के इंडिया की आगे ग्रोथ चल रही है, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं इसमें बुलिश हूँ, मगर मैं ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। आप प्लीज़ मेरे कहने से आप क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से पोज़ीशन बना लेंगे या फिर आप केवल एनालिसिस करेंगे, अगर जो चीज़ मुझे नज़र आती है, वो चीज़ आपको भी नज़र आती ही नहीं है। अगर नज़र आती है तो आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? मेरे कहने से नहीं लेंगे, मेरे कहने से चीज़ें समझेंगे और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है मुझे तो आप एक बार कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, जिससे हम कमेंट के थ्रू आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर डिस्कस कर सकते हैं और जो मेरा व्यू होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।